नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। देश का फूड रेगुलेटर फसाई इन दिनों फुल एक्शन में है और इस बार बड़े बड़े ब्रांड्स पर गाज गिर रही है। ताजा मामला है डाबर के कई फूड प्रोडक्ट्स का। ऐसे प्रोडक्ट जो शुद्धता के दावे पर बिक रहे थे। फसाई ने पहले चेतावनी दी और बात नहीं बनी तो प्रोडक्ट वापस लेने का फरमान निकाल दिया। डाबर को बाजार से प्रोडक्ट वापस लेने पड़े। इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि दावे वाकई हवा हवाई थे। तो क्या अब भारत के फूड सेक्टर में सफाई का दौर आ गया है? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि डाबर का पूरा मामला क्या है। फसाई ने डाबर को सीधा आदेश दिया कि 100% शुद्धता या क्वालिटी का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करें। उदाहरण के लिए रेगुलेटर ने हनी, गाय के घी, तिल के तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल को लेकर ये आदेश दिया। एप्पल साइडर विनेगर, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, इस पर भी ये आदेश लागू हुआ है। इन पर जो क्लेम थे उन पर गौर करिए। 100% प्योर, 100% नेचुरल। लेबल पर लिखे गए फ्रेज देखिए। 100% प्यूरिटी गारंटेड, 100% ऑर्गेनिक, 100% टेंडर कोकोनट वाटर। फसाई ने कहा है कि ये दावे कानूनी प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन है। कानून में इस तरह के अस्पष्ट दावों की मनाही है। फसाई ने पहले चेतावनी देते हुए ऐसे दावों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन कंपनी ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया। ना तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे दावे छोड़े और ना ही प्रोडक्ट के लेबल में बदलाव किए। नतीजा, रेगुलेटर ने पूरी प्रोडक्ट लाइन को बिक्री से तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी से 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगा। मतलब क्या कर रहे हैं ये बताइए। जांच में पाया गया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना फसाई के वैध ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के ही जैविक भारत का लोगो लगा दिया गया। जबकि जैविक भारत का लोगो हासिल करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें प्रोडक्ट को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। डाबर ने बिना कुछ किए प्रोडक्ट पर दावा कर दिया। इसी तरह डाबर होममेड कोकोनट मिल्क जैसे मिश्रित और कंपाउंड जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर भी 100% प्यूरिटी लिख दिया गया। ये नियमों के हिसाब से गलत है और कॉमन सेंस के खिलाफ भी है। अब इन तमाम चीज़ों पर डाबर ने जवाब भी दिया है। फसाई के एक्शन पर डाबर की सफाई क्या है? कंपनी ने कहा है कि प्रोडक्ट लेबल और विज्ञापन में बदलाव किए जा रहे हैं। ज़्यादातर बदलाव पहले ही किए जा चुके हैं या बदलाव की प्रक्रिया में है। कंपनी फसाई के हिसाब से चल रही है और रेगुलेटर का पूरा सहयोग करेगी। साथ ही डाबर ने यह भी कहा है कि प्रोडक्ट लेबल कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ही है और इंडस्ट्री में लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिस के हिसाब से ही रखे गए हैं। डाबर ने कभी भ्रामक दावे नहीं किए हैं। डाबर की जो कंपनी डाबर इंडिया है वो पूरे मामले पर कानूनी सलाह भी ले रही है, ऐसी भी खबर है। तो ये डाबर की सफाई थी। अब इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है फसाई के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप चक्रवर्ती और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कठुरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रवर्ती साहब, ये जो पूरा मामला आया है, पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि हम पार्टिकुलरली डाबर की बात नहीं कर रहे। डाबर को एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो ब्रांड है बहुत ही ट्रस्ट होल्ड करता है देश के लोगों का। अभी भी डाबर ने जो सफाई दी है उसमें ये कहा है कि वो नियम कानून के हिसाब से ही चल रहे थे और फसाई के साथ सहयोग करेंगे। क्या बात है, क्या गलतफहमी हुई, क्या करेक्शंस होना है वो तो होगा ही, लेकिन अपने स्टैंड पर डाबर अभी भी कायम है। तो चक्रवर्ती साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि फसाई का एक्शन और डाबर का रिएक्शन जब हम मिला के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कानून में कोई लूप होल्स हैं क्या, कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड, उनका ब्रांड ट्रस्ट बहुत कीमती है, तो उनको भी लगता है कि नहीं किया जा सकता है। इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं, कुछ शायद लीकेजेस हैं, लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा उठा के इस तरीके से किया जाता है, या फिर सही में ये ब्लैटेंट वायलेशन है?
देखिए, डाबर का ये जो वायलेशन है ये पहले नहीं है। जब हम डायरेक्टर था उस टाइम में भी हम लोग डाबर का अगेंस्ट में केस भी डाला था। वो लोग एक्चुअली ये जो रियल जूस ये चलाता था एक्चुअली। एज पर आवर रेगुलेशन यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग रियल और प्योर और दिस नेचुरल और फ्रेश, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक, ये सब तो नहीं चला सकता है। हमारा जो क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन 2018 में भी ये स्पष्ट लिखा है। बट वो रियल रियल उसका एक्चुअली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। तो इसीलिए वो लोग उस टाइम में तो पेनल्टी नहीं हुआ। बट हमारा जो अभी जो क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस है उसमें क्लियरली बोल दिया कि रियल जूस जूस यू कैन यूज द टर्म रियल जूस, बट उसमें नीचे लिखना चाहिए कि रियल इज ओनली द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो अभी अभी भी ये जो क्लेम 100% और ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो एक ऑर्गेनिक एजेंसी होता है, एफएसएसआई नोटिफाइड। तो वो ऑर्गेनिक एजेंसी का थ्रू से उसका सुपरविजन में ये प्रोडक्ट बनाना पड़ता है और उसमें 2 से 3 साल लग जाता है। उसका बाद ही एक्चुअली इसको ऑर्गेनिक जैविक भारत ये सब बोल सकते हैं, उसका पहले नहीं। और 100% तो नहीं बोल सकते, प्योर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जो भी फूड प्रोडक्ट्स है वो 100% होना चाहिए और प्योर भी होना चाहिए, नेचुरल प्योर भी होना चाहिए। और उसमें कोई इसको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। ये तो क्लियर क्लियर केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। डाबर बोला है, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये नहीं खड़ा हो पाएगा, तो क्योंकि हमारा रेगुलेशन इज वेरी क्लियर। हम्म। तो ये बताइए चक्रवर्ती साहब कि ये फिर ऐसे होता कैसे, मतलब आज ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि एफडीएस भी बहुत सारे हैं जो एक्शन में है। महाराष्ट्र एफडीए में तो एक ऑफिसर है, उनको ही क्रेडिट दिया जा रहा है कि उनके आने से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चलता कैसे रहता है? अगर ये है तो क्या फसाई के पास पावर्स नहीं है? आखिर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही है और छोटा मोटा कहीं चोरी नहीं हो रही है? अब तो बड़े ब्रांड्स अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो हम किस माहौल में रह रहे हैं? देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारा एफएसएस एक्ट में भी ये प्रोविजन है, सेक्शन 57 में, कि इसके पीछे एक्चुअली 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली एफएसएसआई पहले तो खुद करता था, उसका बाद एक्चुअली आस्की है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई। तो ये लोग एक्चुअली इसको देख रहा था और इसका थोड़ा दे आर ओनली द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, वो एक्शन नहीं ले सकता था। तो इसमें काफी टाइम चला जाता है, एफएसएसआई टू आस्की, आस्की टू अगेन एफएसएसआई, और इस टाइम लैग के पीछे एक्चुअली दे आर टेकिंग एडवांटेज। बट ऐसे बाकी कंपनी भी बहुत सारी कंपनीज है जो ये इसका एडवांटेज ले रहा है, और उसका अगेंस्ट में भी ये सब कार्रवाई होना चाहिए। बीच में एक्चुअली हमारा एनफोर्समेंट थोड़ा स्लो भी हो गया था, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस ये कोविड का बाद। कोविड भी बहुत दिन हो गए, बट उसका बाद भी थोड़ा स्लो ही है। अभी महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर जो है तुकाराम जी, तो ये तो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और सही किया है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने से, बार बार कंपनी को सुझाव देने से भी वो तो सुधरता नहीं। तो इसलिए अभी जो हुआ है एक ट्रेंड सेटिंग हो रहा है, इसका बाद देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सब चला जाएगा, ये मिसलीडिंग क्लेम्स 100% ये सब तो चला जाएगा। ठीक है सिमरत, ये बताइए कि जो हमारा एक चेंज हो रहा है फूड कल्चर में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले हमारा पूरा खाना बेस्ड था घर के खाने पे, और ज़्यादातर हम जो एग्रीकल्चरल सप्लाईज था उस पे हम अपना खाना बनाते थे और इतना ज़्यादा पैकेज प्रोडक्ट्स भी नहीं था। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन पूरा सिनारियो चेंज कर गया और उसमें हम देखते हैं कि इस तरीके का प्रैक्टिस बहुत रैम्पेंट है। सच पूछिए तो हैरानी इस बात पर होती है कि कुछ कार्रवाई हुई, कुछ एक्शन हुआ, क्योंकि आमतौर पर ऐसे दिखता नहीं है। तो ये सवाल ये है कि हम एक अच्छे फूड कल्चर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो बहुत ज़रूरी ना, सब कुछ हम पैकेज ले रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं। देखिए, अच्छी बात ये है कि अब लोगों को थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया है कि इंग्रीडिएंट्स पढ़ने, लेबल पढ़ने बहुत ज़रूरी है।
आगे अगर अगर हम पुरानी अपनी जनरेशंस को देखें, अगर वहाँ पे रियल जूस लिखा होता था, तो उनको यही होता था कि वो रियल जूस ही है। तो वो इस चीज़ में इतना कंडीशन्ड हो गए थे कि उनको लगता था कि अगर ये लिखा है, ऑर्गेनिक लिखा है, तो ऑर्गेनिक ही है। अगर वहाँ पे सेफ लिखा है, तो वो सेफ ही होगा, 100% प्योर है, तो प्योर ही होगा। लेकिन ये कुछ सालों में थोड़ा-सा चेंज आया है, थोड़ी अवेयरनेस होनी शुरू हुई है कि ये जो क्लेम्स हैं, ये सही नहीं है। तो आई थिंक ये जो हम लोग लेबल पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये समझा रहे हैं कि अपना लेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट के जो आगे लिखा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो पीछे लिखा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखिए आगे तो आप रियल लिख देंगे, लेकिन छोटा-सा वो नीचे लिखेंगे कि दैट इज़ ओनली फॉर द फ्लेवर। ऑरेंज जूस लिखा है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड लिखा होगा, ऑरेंज जूस नहीं होगा वो। अगर वही पलट के आप पीछे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सिर्फ 3% या 5% ऑरेंज जूस या वो भी कॉन्सन्ट्रेट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें चेंज होनी ही पड़ेंगी एंड अगर एफएसएसएआई सारे के सारे ये स्टेप्स लेता है, अगर कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इसको लेके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी, तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएँगी। शायद जब इंडिया में ये हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा घर का खाते थे, सब कुछ नॉर्मल खाना खाया जा रहा था, तो शायद एफएसएसएआई को उस टाइम भी इतना नहीं पता था कि इतना कुछ होने वाला है। अगर हम लोग आज के प्रोडक्ट्स देखें, तो हमारे पास इतना प्रोडक्ट है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं एंड स्पेशली जो बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं, वो उनकी लेबलिंग बहुत सालों से वैसे ही चली आ रही है एंड उसी के फुटस्टेप्स पे नई कंपनीज भी वही काम करने लग जाती हैं। अभी आई थिंक जून में भी एफएसएसएआई ने रेगुलेशंस करा था नो मैदा के ऊपर कि नो मैदा आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके इंग्रेडिएंट्स में व्हीट ग्लूटेन है जो एक मैदा का ही फॉर्म है। तो हम्म। अगर आप फर्स्ट अपने प्रोडक्ट के स्टार्टिंग के ऊपर ही अपने फ्रंट पैकेजिंग के ऊपर नो मैदा आप लिखोगे तो दैट इज अ फॉल्स क्लेम। तो ये चीजें अगर हम लोग हमारा एफएसएसएआई इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेगा तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम यही बाहर की कंपनीज देखें तो अगर वो फ्रूट जूस है तो वो फ्रूट जूस ही है, फ्रूट फ्लेवर्ड नहीं है। तो आई थिंक कंपनीज के साथ-साथ अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारा एफएसएसएआई स्ट्रांग हो जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा काम क किया जा सकता है। जी, तो बात वही है, बात अगर मगर पर आ जाती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है। अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों खबरों पे अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे कई प्रोडक्ट्स को जो है फॉरेन में रिजेक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके अलग-अलग कारण थे, कहीं पेस्टिसाइड्स मिल गए और कहीं पर जो है वो उनको उस तरीके की शुद्धता नहीं मिली, हाइजीन नहीं मिला वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूरा एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जहां आप ट्रेड करना चाहते हैं दुनिया के साथ, तो वहां पर आपको एक बाहर से भी दबाव आता है, अपने यहाँ उतनी अवेयरनेस ना हो तब भी। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे चक्रवर्ती साहब कि ये जो फूड रेगुलेशन की बात है, फसाई है और स्टेट में एफडीएज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? क्या आपको लगता है ये सही है या इसमें फेरबदल करने की जरूरत है? आखिर कैसे हम उस तरफ बढ़ेंगे जो अभी हमको सक्रियता दिखाई दे रही है? भगवान जाने ये किस तरीके से, कहां से आई है ये सक्रियता कि फसाई भी एक्टिव दिख रहा है, कुछ एफडीएस भी दिख रहे हैं, तेलंगाना का एफडीए दिख रहा है, महाराष्ट्र का एफडीए बिल्कुल एक्टिव दिख रहा है। लेकिन ये चीज आगे बढ़े, इसमें कैसे होगा ये? क्या, कहां आपको लगता है कि कुछ काम करने की जरूरत है? देखिए, हमारा फसाई एक्ट जो है 2006 में, उसमें एक्चुअली एनफोर्समेंट लाइज विद बोथ द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी कमिश्नर। सीईओ ऑफ एफएसएसआई इज द सेंट्रल फूड सेफ्टी कमिश्नर। तो लेकिन स्टेट का पास काफी सारे ये है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है जिसका ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टू टाइम सैंपल कलेक्ट करना और ये लेबोरेटरी में भेजना, और उसका बाद अगर ये फेल होगा तो उसका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट करना, और प्रोसिक्यूशन का पावर एक्चुअली स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास भी होता है, और सेंट्रल में भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कुछ है, सेंट्रल फूड सेफ्टी कमिश्नर का। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
कोई भी यूनिट में स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी जा सकता है, उसको सैंपल ड्रॉ करके, या कोई भी सुपरमार्केट से भी सैंपल ड्रॉ कर सकता है और उसको लेबोरेटरी में भेजने के बाद उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट कर सकता है। लेकिन ये मैन टू ऑफिसर वेरी करता है ना। अभी जैसे तुकाराम जी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे जो स्टेट इनिशिएटिव लेकर, देखिए अभी पनीर का ये 3 स्टेट इसको जो गुजरात एंड देन मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़, ये तीनों जो ये पनीर जो है, पनीर एनालॉग जो है, इसको एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया। तो ऐसे ही कर सकता है, एक्चुअली स्टेट का पास भी काफी पावर है, तो ये कर सकता है। और फॉर रैपिड टेस्टिंग एक्चुअली हम लोग फ्रॉम सेंट्रल फूड सेफ्टी अथॉरिटी से भी काफी मोबाइल टेस्टिंग लैब भी भेजा है फॉर विथ रैपिड टेस्टिंग किट्स, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो ये सबको पहले इतना ध्यान नहीं दिया, बट पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, ऑफिसर टू ऑफिसर वैरी करते हैं, हम लोग जानते हैं। अभी एक्चुअली ये तुकाराम जी काफी इनिशिएटिव ले रहा है, उसका पहले उतना इनिशिएटिव देखा नहीं, तो इसीलिए ये सब सुर्खिया में अभी आते हैं, और ये सही भी है, ये होना चाहिए। नहीं तो फूड सेफ्टी एक पहले जब हुआ था वो नेस्ले मैगी नूडल्स जो बैन हुआ था, उस टाइम में एक फियर साइकोसिस आया था, बट वो चला गया। बीच में एक्चुअली ये लोग कुछ भी कर लेते थे। देखिए डाबर का ये जो है, ये दे नो वेरी वेल कि ये वायलेशन ऑफ क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन 2018 है, बट फिर भी वो तो किया है ना। हम्म, सही बात है। और आप जैसे बात करते हैं जब भी मार्केट की, तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि भाई वो तो वहाँ कुछ हाइजीन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं बड़े सप्लाईज के लिए, और बड़ा विश्वास जिन पे हमारा है हमेशा से, उनके साथ हम देख रहे हैं इस तरीके का अगर निकल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। और जो चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि ऑफिसर्स टू ऑफिसर डिपेंड करता है, लेकिन कर सकते हैं इसको। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा फूड सेक्टर है, लाखों करोड़ का, तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये एक बड़ी चैलेंज भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं हम। वे फॉरवर्ड, आगे क्या रास्ता, ताकि इस अभियान को हम आगे बढ़ा सके, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फसाई के एक्शन की, जिसमें ये पता चल रहा है कि ऊट पटांग दावे किए जा रहे हैं। कई जगह जो फसाई के एक्शन हुए हैं या एफटीएस के एक्शन हुए, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि बहुत ही मतलब लापरवाही के साथ खाने का बिजनेस किया जा रहा है। इस पर कैसे नकेल लगेगी, और ये बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बातचीत करें। सिमरत, ये बताइए कि जो हो रहा है, जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हम नहीं कह रहे कि सभी लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जो हो रहा है उसका हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, क्या ये बात लोगों को समझ में आ रही है? आप चूँकि प्रैक्टिस में हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, क्या लोग ये समझ रहे हैं कि इस चीज़ ये कितनी ज़रूरी चीज़ है? बिल्कुल लोग तो धीरे-धीरे करके ही समझेंगे, अभी आसान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अवेयरनेस लेके आनी आसान नहीं है। हाँ, सोसाइटी के कुछ तबके में आई है ये अवेयरनेस, उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग अपना गलत खाना खा रहे हैं, अगर हम बाहर के ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, जिसमें एडिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो जिसके जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमल्सिफायर्स हैं, वहाँ पे देखो हेल्थ को इश्यू तो आ ही रहा है। हमारी किडनीज़ पे, हमारे लिवर पे, हमारे हार्ट पे, सारे के सारे। अगर अब आज हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया हमारी डायबिटिक कैपिटल बनती जा रही है, और अगर हम अपने फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स में हिडन शुगर होती है, जो लोगों को पता ही नहीं होती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे फूड में। और अगर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर लिखना स्टार्ट करा दें, अगर फसाई ये कर दे कि हमारे फूड की रेटिंग्स हो जाएँ, या अगर हमारे फ्रंट पैकेजिंग पे ये लिखा जाए कि इसमें इतना शुगर है, इसमें ये इंग्रीडिएंट्स बड़े-बड़े लिखे जाएँ, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आने के चक्कर हैं। लेकिन अगर किसी को पता है कि उसको शुगर नहीं लेना, तो उसको पता है उसने वो प्रोडक्ट नहीं लेना।
लेकिन अगर उसमें हिडन शुगर होगी तो हमारे बहुत सारे लोग हैं। अब अगर हम बड़ों की बात करें, अपने हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ फ्रंट पैकेजिंग ही पढ़ेंगे, वो नहीं देखेंगे कि पीछे पैकेजिंग में क्या है। एंड दे आर वेरी इनोसेंट, उनको नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे हमारे इंडियंस लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिन्हें आप उनको लेबल पढ़ना सिखा सको। हम स्कूल्स में स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलेजेस में ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये अवेयरनेस सोशल मीडिया पे चल रही है। बट फिर भी बहुत सारे ये जो क्लेम्स होते हैं, जब ये 100% क्लेम, ऑर्गेनिक क्लेम, ये हमें कहीं ना कहीं भटकाते ही हैं, कहीं ना कहीं आप इनमें फंसते ही हो। और जिसके कारण अगर आप 100% क्लेम करते हैं तो वो चीज हमारे लिए, वो लोगों के लिए इतनी सेफ बन जाती है, वो सोचते हैं इतनी सेफ है और उसे वो रोज खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगता है तो लोग थोड़ा बहुत उसे डर के थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम जितना मर्जी बोल दें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट की आपको मॉडरेशन में ये बाहर की चीजें खानी है, आपको इतना नहीं खाना, अगर आप क्वांटिटी कंट्रोल करोगे तो सही रहोगे, लेकिन ये जो क्लेम्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं खराब करते ही करते हैं। जी। आई थिंक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। और क्लेम तो एक बात है, वो इसके कई सारे डायनेमिक्स है, हाइजीन की बात है और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सही हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड तो एक पूरा ये है। चक्रवर्ती साहब ये बताइए कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए एज ए सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने पहले बोला कि ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट। एक्चुअली ये इसका काफी अहम भूमिका है। तो और हमारा एक नेशनल सर्वेलेंस पॉलिसी भी है। तो वो नेशनल सर्वेलेंस पॉलिसी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द सीजन एक्चुअली। तो ये नेशनल सर्वेलेंस पॉलिसी का मुताबिक अगर सर्वेलेंस करेगा तो इसमें भी एनफोर्समेंट का जरूरत बहुत कम हो जाएगा। बट अगर इंटेंशनल वायलेशन करेगा तो उसका अगेंस्ट में तो एनफोर्समेंट होना ही चाहिए। तो इसका और हाइजीन एंड सैनिटेशन भी देखिए, काफी सारी कंपनीज का जो हाइजीन एंड सैनिटेशन है वो काफी पुअर भी है। काफी सारी कंपनी का अगेंस्ट में एक्शन भी लिया है, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। तो ये सब स्थिति है, बट इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में ही करना चाहिए। जी, ये सिस्टमेटिकली जो सिस्टम है उसको भी अगर लागू किया जाए तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। हम और आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से पूछिए, क्या आपको क्या पता है कि आपके स्टेट में फूड सेफ्टी कमिश्नर कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन है। हम खुद भी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जितनी तेज़ी से हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बाहर के खाने पर, फूड आइटम्स पर, चाहे वो रेस्टोरेंट का खाना हो या पैकेज फूड हो, उस हिसाब से हमारी अवेयरनेस नहीं है और इसका नतीजा हम खुद भुगत रहे हैं। एक तो आप खाना गलत खा रहे हैं, चूँकि ये धीरे धीरे असर कर रहा है, बाद में अस्पतालों में जाकर आप ढेर सारा पैसा उछल रहे हैं, जहाँ भी वहाँ पर भी सिस्टम यही चल रहा है कि मरीज को लिटाकर जितना पैसा वसूला जा सके। तो पिछले कुछ सालों में जो तरक्की हमने की है व्यक्तिगत रूप से, वो हम इन चीज़ों में गंवा रहे हैं। इसलिए अपनी जागरूकता सबसे ज़रूरी है और फसाई को बहुत साधुवाद है कि आप इस अभियान पर जारी रहें, करते रहें। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। फ़िलहाल नमस्कार।